ओके सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग को डाल दूंगा और वहां से बाद में देख लेंगे, जिनको देखना होगा अपलोड कर दूंगा उधर। ठीक है। अच्छा, मैं एक बार बोर्ड यूज करके, बोर्ड दिख रहा है ना आपको? एक सेकंड। यस सर। दिख रहा है आपको? यस सर। आने दीजिए, देखते हैं कोई दिक्कत हो। देखो, इसमें 40 मिनट्स का रहता है बच्चे, तो फिर हम क्या करेंगे ना, 40 मिनट्स के 3 सेशन रखेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, 40 मिनट्स के 3 सेशन रखेंगे और 40 मिनट्स के बाद ये ओवर हो जाता है। तो 40 मिनट्स के बाद हम 3 सेशन करेंगे और बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? सही है। ओके सर। हाँ। और अभी कौन आया हमारे पास? एक बच्चा और आया था। हम्म। कोमल बच्चे, आवाज आ रही है मेरी सही आपको? रिस्पॉन्स नहीं करना क्या? जो क्लास शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है? हम्म। तो कहाँ थे? मैं क्लास में आपको स्पेसिफिक हीट बता चुका था, है ना? यस ये सर। हाँ, रिस्पॉन्स करते रहो क्लास में। चैट आई है, चैट कोमल कह लिया, यस, चलो ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट पे मैं आपको बता चुका था। अच्छा, जो करने वाले हैं अपन, पहले स्पेसिफिक हीट पे मैंने बोला था आपको लिखने के लिए मैं मटेरियल दे दूंगा, है ना? तो बेसिक मटेरियल मैंने वो आपको जो बताना था वो बता चुका था, मैं सीपीसीबी के बारे में बता चुका था। अभी लिखने के लिए जो देना है वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? और उसके बाद हम बढ़ते हैं, जो सर हम ये पढ़। थोड़ा सा दोबारा बता दोगे, सीपीसीबी? हाँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्या है ना, देखिए, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो मटेरियल हमारे पास क्या होता है, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो हमारे पास सिंपल मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, उसमें जब आप हीट देते हैं या मतलब इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है तो क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है? तो फिर कितनी डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट का ट्रांसफर करना पड़ेगा, हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट का ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए डेल एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसके अंदर डेल्टा क्यू हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है? उसके अंदर डेल्टा क्यू हीट का ट्रांसफर हुआ, तो उसकी वजह से उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आया, लेट्स से डेल्टा टी चेंज आया। उसका टेम्परेचर पहले T1 था, T1 से कितना चला गया, T2 चला गया, वे डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है बच्चे, बोलो। यस सर। क्लियर है क्या बात? यस सर। हाँ। तो वो T1 से T2 चला गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि T1 से T2 गया, जब मैंने डेल्टा क्यू दी तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना लगेगा? तो डेल्टा टी बढ़ाने के लिए मेरे को कितना लगा, डेल्टा टी चेंज हुआ ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को लगा इतना ट्रांसफर। तो 1 डिग्री के लिए कितना लगेगा, डेल्टा क्यू को डिवाइड कर दूं डेल्टा टी से, ठीक है? सो दिस इज ओवर हीट कैपेसिटी। क्या ये हमारी हीट कैपेसिटी, ठीक है? लेकिन ये हीट कैपेसिटी आ गई, फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसकी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम क्या कह रहे हैं कि जितना चेंज हुआ, 1 डिग्री चेंज तो आया, लेकिन ये कितने कितने मटेरियल के लिए आया, जितना मटेरियल टोटल था, लेट्स से इस सिस्टम का मास m था, m मास के लिए आया। m मास के लिए कितना चेंज आया 1 डिग्री में? 1 डिग्री के चेंज के लिए m मास के लिए कितना रिक्वायर्ड है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इतनी हीट रिक्वायर्ड है, यानी इतना इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफर होना पड़ेगा। अब मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि 1 kg के लिए कितना होगा, तो m को डिवाइड में भेज दूं तो 1 kg के लिए कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू बाय में m डेल्टा टी। दिस इज ओवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय एस। हीट कैपेसिटी जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सी, ठीक है? अभी तक क्लियर है क्या बात? बोलो।
यस सर। हाँ, अगर अभी तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए, अब गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस के केस में हम किस बारे में बात करते हैं? गैसेस के केस में हम क्या कहते हैं? गैस के केस में हम कहते हैं अगर गैसेस हमें चाहिए तो हम बात करते हैं मोल्स की टर्म में। किसकी बात टर्म में बात करते हैं? मोल की टर्म में। तो यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा कि 1 kg के लिए कितना चाहिए, मैं बोलूंगा 1 मोल गैस का 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितना चाहिए। तो अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो इतना चाहिए, और 1 मोल का बढ़ाना है तो जैसे उसमें m से डिवाइड किया था, इसमें किससे डिवाइड कर दूं? n से डिवाइड कर दूं, विच इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी, वो भी जनरली C से रिप्रेजेंट की जाती है, मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है क्या बात? यस सर। हाँ, ये मोलर हीट कैपेसिटी आ गई। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है सर आपने बढ़ा दी, लेकिन आपने बोला था कि जो गैस की वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं होती है। हम ये तो जानते हैं कि जब सॉलिड के केस में आप हीट देते हो तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, यानी सॉलिड की क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है। और लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड के केस में भी यही होता है। लेकिन सर गैस के केस में क्या होता है? गैस के केस में तो वॉल्यूम पहले ही फिक्स नहीं है, तो वहां पे हीट ट्रांसफर होने की वजह से क्या होगा? तो वो डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो। आपको पता है गैस की इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है सर, आपको बढ़ाना है टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आप कैसे बढ़ा रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं उसको? उसको इंटरनल एनर्जी दे रहे हैं। जो गैस है एक सिस्टम के अंदर गैस है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? उसको इंटरनल एनर्जी दे रहे हैं किसी भी चीज तरीके से। ठीक है, हीट हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बात पक्की है। लेकिन इस पे इफेक्ट क्या आएगा? तो इक्वेशन कहती है कि अगर टी बढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने के उतने रहेंगे। भाई जितने पार्टिकल्स गैस में थे उतने ही रहेंगे ना, हीट दो या ना दो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स उतने के उतने रहेंगे। लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो पी और वी में चेंज आया होगा, पी और वी के प्रोडक्ट में चेंज आया होगा। तो दो तीन तरीके हैं, या तो पी और वी दोनों चेंज हुए हों। अगर पी और वी का प्रोडक्ट चेंज हुआ है तो दो तरीके हो सकते हैं, पी ऑल्सो पी चेंजेस एंड वी ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? ओनली पी चेंजेस। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है? ओनली वी चेंजेस। क्लियर है क्या बात? बोलिए, बोलो बच्चे, क्लियर है बात? यस सर। हाँ, तो तीन तरीके हैं। अब देखें, अगर ये चेंज हो रहा है ये पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ पी चेंज हो रहा है, यानी वी क्या है? कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, सिर्फ पी चेंज हुआ, पीवी में प्रोडक्ट में चेंज आया, लेकिन कैसे आया? पीवी प्रोडक्ट में चेंज कैसे आया? सिर्फ वी के चेंज होने से आया, सॉरी सिर्फ पी के चेंज होने से आया, वी वैसे का वैसा है। ठीक है, और अगर वी चेंज हुआ है तो यानी पीवी प्रोडक्ट में चेंज आया, सिर्फ किसके चेंज होने से आया? वी के चेंज होने से आया, पी वैसे का वैसा है। दैट्स वाई वी हैव स्पेसिफिक मोलर। जो हमारी ये मोलर हीट कैपेसिटी है दो तरह की है, स्पेशल केस है। जनरल तो डिफाइन कर दी, जनरल तो है ही ये इस केस को तो काउंट करती है, इस केस को भी काउंट करती है, इस केस को भी काउंट करती है। लेकिन इस केस के लिए मैं एक स्पेशल और डिफाइन करता हूँ, क्योंकि इसमें वी कांस्टेंट है, सिर्फ पी चेंज हो रहा है, तो मैं इसको सीवी बोल दूंगा। सीवी का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट एंड ओनली वी चेंजेस, यानी पी कांस्टेंट है, तो यानी मैं बोल सकता हूँ सीपी, मोलर हीट कैपेसिटी व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। इज इट क्लियर और नॉट? बोलिए। सर दोबारा बताना। देखो, मैंने कहा गैस को आप हीट दे रहे हैं, हीट देने की वजह से क्या हो रहा है? उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा। हमने छोड़ दिया था ना, जब मैंने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था कि देखो सॉलिड है, जो सॉलिड के अंदर क्या होता है जब आप उसको हीट देते हैं, यानी मतलब हीट ट्रांसफर होता है, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी देते हैं, तो उसका थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड को भी जब आप उसके अंदर हीट ट्रांसफर होता है तो लिक्विड को देते हैं तो लिक्विड की वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि गैस को जब आप गैस के अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा है, गैस की जब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो उसकी क्या इफेक्ट है? मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट्स क्या है? तो हम देख पा रहे हैं टेम्परेचर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर तो बढ़ना ही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की उसकी क्या बढ़ गई? एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना, इंटरनल एनर्जी मिलने से। तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही है, इसीलिए तो हीट दी थी, तो ये तो बढ़ेगा ही। एन उतने का उतना है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन उतना है, आर उतना है, टी बढ़ा तो एनआरटी बढ़ गया, और अगर एनआरटी बढ़ा तो पीवी को भी बढ़ना पड़ेगा, पीवी को भी बढ़ना यस पड़ेगा। सर। क्लियर? क्लियर है क्या बात? यस हाँ, सर। हाँ, पीवी को भी बढ़ना यस पड़ेगा। सर। पीवी को बढ़ने के कितने तरीके हैं? पीवी को बढ़ने के कितने तरीके हैं हमारे पास? पीवी को बढ़ने के तीन तरीके हैं। पहला क्या है? सिर्फ पी बढ़ जाए तो भी पीवी बढ़ जाएगा, पी और बी का प्रोडक्ट है ना पीवी, पी और बी को मल्टीप्लाई करके आया है पीवी,
तो या तो सिर्फ P बढ़ जाए तो भी PV बढ़ जाएगा, सिर्फ V बढ़ जाए तो भी PV बढ़ जाएगा, या फिर दोनों बढ़ जाए तो भी PV बढ़ जाएगा। ठीक है बात? बोलो, अरे बोलो। यस सर। हाँ, तो अगर ये बात ठीक है, तो अगर सिर्फ P बढ़ रहा है उसकी वजह से PV बढ़ रहा है, तो V तो कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? V कांस्टेंट हुआ। तो उस टाइम जो मोलर हीट कैपेसिटी है इसकी, उस टाइम जो मोलर हीट कैपेसिटी है गैस की, हम उसको बोलेंगे CV। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना आपको हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा जब उसकी वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए बढ़ाओगे। ऐसे सीपी का मतलब है कि सिर्फ वी बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, कि एक गैस का आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक मोल गैस का आपको कितना हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा जब उसका प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए आप ये काम करेंगे। क्या ये बात क्लियर है आपको? बोलिए। सर। हाँ, तो अगर क्लियर, ध्रुव बेटे क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, बढ़ सकते हैं आगे। ये सीपी सीवी है, इनको बार बार हम इसको समझ लो अच्छे से। सीपी है कि जब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए एक मोल गैस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, और एक मोल गैस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, वही सीवी है। लेकिन सीवी तब है जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए बढ़ाएं, सीपी तब है जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए बढ़ाएं। ऐसे ही बढ़ा दे तो जनरल सी है हमारे पास। ठीक है, वो जनरल है, वो तीनों केस को कवर करता है। लेकिन स्पेशल केस में सी को सीवी बोल देते हैं जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और सी को क्या बोल देते हैं, सीपी बोल देते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है क्या बात? ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था। आगे बच्चे हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक तो है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। अच्छा, ये आपको केमिस्ट्री में कराया है, बताइए। केमिस्ट्री में कराया क्या आप लोगों को? सर पता नहीं है। पता नहीं। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे, क्योंकि सर ये स्टेट्स ऑफ मैटर का है आई थिंक टॉपिक, तो जितना आना था वो हमें मैम ने पहले करवा दिया था। अच्छा सर मे भी नहीं कराया ये वाला शायद। यस सर। चलो ठीक है, फिर अपन लोग देख लेते हैं। ये जो फिजिक्स है उसमें के अंदर भी ना ये वैसे दे रखा है, मतलब थोड़ा सा अलग सा करके दे रखा है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कर लेते हैं इसको। ठीक है, देख लें और बोलिए। यस। हाँ ठीक है, तो भैया करते हैं। देखो आप लोग जानते हैं ये जो गैस होती है, इसके अंदर बेस ये है कि जो गैस होती है, गैस के अंदर हमने एवरेज की टर्म में बातें की है ना। हमने एवरेज किनेटिक एनर्जी की टर्म में बात की, और फिर एक जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करने वाली एक वैल्यू थी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसकी टर्म में बात की। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ इस स्पीड वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, मुझे बताना पड़ रहा है वो नो भी। सर। हाँ, वो नहीं बता पाएंगे। हमने किसकी टर्म में बातें की हैं, सारी की सारी एवरेज की टर्म में बातें की हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कि एक स्पेसिफिक स्पीड वाला, मैं मार्क कर गया, एक से रख दिया शायद। यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं एक स्पीड वाला, कोई स्पेसिफिक स्पीड वाला या एनर्जी वाला कितना कितना मॉलिक्यूल्स है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? आपको ये बोला जाएगा कि मान लो आपने बोल दिया कि एवरेज इतनी है, तो भैया मैंने मार्कर कहाँ रख दिया, पढ़ाते हुए भी ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा, आप घर पे पेन रख के भूल जाते होंगे पढ़ते हुए। अच्छा ये रहा, मिल गया। चलिए देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको ये पता है कि अलग अलग एनर्जी वाले अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग काइंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर मैं एक स्पेसिफिक एनर्जी दे दूं, आपको पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर का एवरेज इतनी होती है, या हाफ एम वी आर एम एस का यस स्क्वायर। सर।
सॉरी इस पे एवरेज नहीं आएगा, हाँ हाँ VRMS का स्क्वायर, या तो इतनी बोल दो इतनी बोल दो। एक मॉलिक्यूल कितनी होती है, लेकिन अगर मैंने इससे कम वैल्यू उठा ली तो उस एनर्जी वाले भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इससे ज्यादा उठा ली तो उस एनर्जी वाले भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर बात की जाए कि कितनी एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो कैसे निकाला जाए, तो ये भैया स्टैट का क्वेश्चन बन जाता है सारा, स्टैटिस्टिक्स जो डेटा से डील करती है हमारी ब्रांच, उससे उसका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जो कि आप आगे जाके देखते भी हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इसमें एनर्जी का कैसे चलता है। थोड़े थोड़े फॉर्मूले आए हुए हैं जिनके हम डेरिवेशंस नहीं कर रहे हैं, कैसे ड्राइव किए गए हैं, लेकिन फॉर्मूला बताया जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूले देखने हैं सिर्फ, इसको नोट कर लीजिएगा, साथ साथ आप कुछ ऑनलाइन में छोड़ ना दें नोटिंग के लिए। ठीक है, देखें इसमें सिर्फ डेटा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और इसको नोट कर लेंगे अच्छे के साथ जो फॉर्मूले में दे रहा हूँ उसको समझ लेंगे। आपको फॉर्मूला, मुद्दा ये है कि समझ जाए आप वो फॉर्मूले का मतलब क्या है। ठीक है सर, अरे ठीक है क्या, हाँ ये समझ लेना भैया अच्छे से। देखें अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ नंबर डेंसिटी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। नंबर डेंसिटी समझे क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एनवी ऑफ ई से। ठीक है, एन के पावर में वी इंटू ई से। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बांट देना, किसी चीज को बांट देना। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये बताएगा कि एनर्जी कैसे बटी हुई है, यानी इतनी एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतनी एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतनी एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, तो एनवी ऑफ ई का फॉर्मूला है हमारे पास, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। एनवी ऑफ ई का फॉर्मूला है हमारे पास इक्वल टू एन नॉट ई की पावर, स्मॉल ई है ये, एक सेकेंड, एनवी ऑफ ई का फॉर्मूला ये है अच्छे, एनवी ऑफ ई इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस ई, ये कैपिटल ई है, बाय में के बी टी। इसमें आपको एक एक टर्म को समझना है, एक एक टर्म क्या है। ठीक है जी, देखो एन नोट मैं बताता हूँ क्या होता है, और ई की पावर माइनस ई, कैपिटल ई क्या है, ये तो जो फॉर्मूले के अंदर एनर्जी डाली गई है। एनवी ऑफ ये एक फंक्शन है, देखें ये अलग अलग वैल्यू पे होता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे जैसे हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, किसी बंदे की हाइट टाइम के साथ कैसे वैरी करती है, आपको एक फॉर्मूले से दे दिया, मान लीजिए दे दिया एच ऑफ टी इक्वल टू, किसी चीज की हाइट है वो ऐसे वैरी कर दी है 5t, किसी बंदे की तो नहीं हो सकती है कि टाइम को आप पुट करें, टी को आपने 1 ईयर पुट किया तो 5 फीट आ गई, 2 ईयर पुट किया तो 10 फीट आ गई, 3 ईयर पुट किया 15 ईयर आ गई। तो बताएगा अलग अलग टाइम पे क्या है, हाइट कितनी है, तो ये हाइट का फंक्शन हो गया। ऐसे मेरे पास फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बताएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बताएगा कि अलग अलग एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्या बताएगा, अलग अलग एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वाले आएगा कि आप कितनी एनर्जी पे जानना चाहते हैं, तो ई वो एनर्जी है जिसपे हम ये जानना चाहते हैं। ई क्या है, ई वो एनर्जी है जिसपे हम ये जानना चाहते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं इस एनर्जी वाले। क्या एक चीज क्लियर है, जिसपे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, जैसे हाइट को किस पे कर रहे थे, टी पे कर रहे थे, वैसे ई पे इस फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से सुने, अब निकालना क्या है, निकालते क्या है, जनरली बात ये नहीं होती है कि इस एनर्जी वाले कितने हैं, बात की जाती है कि इस रेंज में कितने हैं। समझे, एक एनर्जी वाला है तो हो सकता है कोई मॉलिक्यूल ना हो उस टाइम पे, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप कोई वैल्यू उठा के बोल देंगे इस पॉइंट एनर्जी वाला बताओ, तो हो सकता है कोई मॉलिक्यूल ना हो। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस रेंज में बताओ, कि आप ये बताइए कि इस छोटी सी रेंज में कितने आएंगे। तो एक रेंज उठा ली जाती है एनर्जी की, आपसे ये नहीं बोला जाता इस एनर्जी वाले बताओ। बेटर क्वेश्चन टू आस्क इज कि इस रेंज के, इन एनर्जी की रेंज में, मान लीजिए आपने बोल दिया 20 जूल और 22 जूल के बीच में, एनर्जी के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी इतनी एनर्जी होगी। तो ये क्वेश्चन बेटर है बजाय ये पूछने के कि 20 जूल वाले कितने होंगे, बिकॉज क्या पता कोई भी ना हो। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर निकालना वो बहुत मुश्किल है, लेकिन रेंज के लिए एक निकाला जा सकता है फॉर्मूला कि इस रेंज के बीच में कितने आएंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात।
तो ये फॉर्मूला हम रेंज के लिए कर रहे हैं। क्लियर है क्या? ये बात याद रखनी है, किसके लिए कर रहे हैं फॉर्मूला? ये एक रेंज के लिए कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अब ध्यान से सुने, अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, एन नोट बच्चे एक नंबर होगा, एन नोट एक फिक्स नंबर होगा, जिसका मतलब मैं समझाता हूं, लेकिन ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक सेकंड, देखें, इसको इक्वेशन को बोलते हैं हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक तो नाम याद रखें आप लोग, बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन की स्पेलिंग आप लोगों को पता होगी, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको याद रखें। और इसमें मैं बताता हूँ इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन हमें डायरेक्टली ये नहीं बताती है, लेकिन इस इक्वेशन का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि इस रेंज वाले कितने होंगे। सपोज कीजिए मेरे को निकालना है एनर्जी ई और ई प्लस डी, समझे? जैसे 20 और 22 था, तो 20 हो गया और डी कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन ये छोटी रेंज लेते हैं बहुत है। ठीक है, डी बहुत छोटा होता है, डी आपको पता है, डी एक्स डी वाई, ये बहुत छोटी छोटी टर्म्स होती हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ एनर्जी ई और ई प्लस डी के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी एक एनर्जी की वैल्यू 20 जूल, एक है 20.00002 जूल सपोज कीजिए। तो इस एनर्जी के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी इतनी होगी, इस रेंज के बीच में होगी। ठीक है, समझ आ रही है बात? अरे ठीक है, क्या बात? यस सर। हाँ, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। ये स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई को जानते हैं आप लोग? इस इक्वेशन में स्मॉल ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो मैथ में यूज होता है, यूलर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं जिसको, सुना है पहले? अरे मैथ वालों ने तो सुना ही होगा। यस सर। डी हाँ, एक्स बायो वाले आई बताएं, ई। बायो वाले ने 2.7 करके, बच्चे कांस्टेंट होता है, जैसे पाई होता यस है ना, सर। जैसे पाई होता है, ये भी एक कांस्टेंट होता है, रियल नंबर होता है, रैशनल नहीं होता है, इरेशनल कांस्टेंट होता है पाई की तरह। 2.7 करके कुछ इसकी वैल्यू होती है, 2.78121 ऐसे करके कुछ होती है। ठीक है, सही है बात? ओके। जैसे उसकी अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है, इसकी अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 2.7 होती है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है, उसकी पावर में है माइनस ई बाय में केबी। केबी क्या है? केबी क्या है भैया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कांस्टेंट है। टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर है, बिल्कुल। तो इसके अंदर एन नोट एक कांस्टेंट है, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा क्या होता है। कैपिटल ई वो वैल्यू है जिसपे इस फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, और के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब मेरे को ये जानना है कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी ई और ई प्लस टी के बीच में है। तो मैं ई पे निकाल लूंगा, मान लो आपने बोला 20 और 20.0002 जूल के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं 20 जूल पे इस फॉर्मूले को सोल्व कर लूंगा। मैं निकाल लूंगा एनवी ऑफ 20 निकाल लूंगा। समझ गए बात को? तो एन नोट की वैल्यू आपको पता होगी, ई की वैल्यू माइनस ई की जगह आ गया 20 बाय में के बी की वैल्यू आपको पता है, जिस टेम्परेचर पर गैस रखी है वो पता है। तो ये पूरा सोल्व करके एक नंबर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? क्लियर है? सर नंबर कौन सा होगा वो नंबर कुछ भी हो सकता है बच्चे, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा एन नोट कितना है उस गैस के लिए। ठीक है, मैं बताऊंगा किस 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 चीज पे डिपेंड करता है एन नोट। और के बी और टी हमें पता है, इसको सोल्व कर लो कैलकुलेटर से, जो भी नंबर आएगा उसको एन नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई नंबर आ जाएगा। नंबर आ जाएगा ना कोई, ये समझो बस। ओके। वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा वो भी सीखेंगे, लेकिन वो नंबर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है क्या? ये फॉर्मूला सोल्व करके एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, यस सर, आ गया। हाँ। आपने बोला 20 से लेके कितना, 20.0002 है ना, यही था। यस। हाँ, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर आया है ना, जिसको हम बोल रहे हैं एनवी ऑफ 20 बोल रहे हैं, इस नंबर को एनवी ऑफ 20 बोल रहे हैं ना, एनवी ऑफ 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.0, कहाँ गया ये, क्या हो गया, एक सेकंड। हाँ, एनवी ऑफ 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.002 से। रेंज की जो डिस्टेंस है, रेंज की जो लेंथ है ना, लेंथ कहाँ है, मान लो 20 है तो आपको क्लियर दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता था 25.7 से लेके
25.9 समथिंग थे, तो क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, और रेंज आ जाएगी, कितनी रेंज की आप लेंथ निकाल रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? अरे हाँ ना बोल दो। यस हाँ, तो इस रेंज से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को, फिर मेरे को पता चल जाएगा उस रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स। क्लियर है क्या बात? यस सर। यस सर। तो इस फॉर्मूले का क्या यूज है, ये देखो, बस इस फॉर्मूले का यूज ये है कि कोई भी वैल्यू आपको रेंज दे दी, आपको बोल दिया 28.9 से लेके 28.90002 के बीच में बताओ, तो दोनों की आप क्या करो, 28 पे इस फॉर्मूले को सोल्व कर लो, ई की वैल्यू 28 पुट करके, के भी पता है, टी पता है, एंड नोट भी गिवन होगा, इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेंज से, 28.9 और 28.9005 है मान लो, तो माइनस किया तो कितना आ गया, 0.00005 आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, एनवी ऑफ 25 से, ठीक है जी, एनवी ऑफ 25.9 से, ठीक है, जो इनिशियल लेंथ है आपकी, जहां से शुरू हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो, 20.59 पे निकाला और फिर रेंज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा उस रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? यस सर। यस सर। हाँ, तो उस रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो पता चल जाएगा, तो ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो इसको क्लियर भाषा में अगर मैं बोलूं तो सिंपली अगर आपको पता लगाना है ई और ई प्लस डी के बीच में कितनी मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप क्या कीजिए, एनवी ऑफ ई निकाल लीजिए और डी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, डी रेंज होगी ना हमारी, ठीक है, बोलो। सर इसमें एनवी नहीं समझ आ रहा, कैसे पुट कर रहे हो आप? बच्चे फॉर्मूला है बस, देखो मेरे को, आप इसको ये समझो, देखो बहुत इजी बात है, आपको ये निकालना है 25.92 से लेके 25.920009 के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, ठीक है, तो बहुत छोटी रेंज में लगता है फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे एनवी ऑफ 25.9, कैसे निकालेंगे, एन नोट आपको पता होगा, एन नोट गिवन होगा 2.5 इंटू 10⁻² है, मान लो ये गिवन है, गिवन है, एनवी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या है, एनवी ऑफ ई का फॉर्मूला है एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस कैपिटल ई बाय में के बी टी, ठीक है, बोलो, अरे भैया बोलो तो, यस सर। ये एनवी ऑफ ई का फॉर्मूला है, आपने इसमें ई की वैल्यू क्या पुट कर दी, 225.92, एन नोट आपको गिवन होगा, गिवन है, इंटू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, वो एक्सपेरिमेंट से निकाला गया डेटा है, ठीक है, वो गिवन होता है, और इंटू ई, ई की पावर माइनस ई बाय में के बी टी, ई क्या है 25.92, के बी पता है, टी पता है, ई पता है, इसकी पावर माइनस में पुट करके कैलकुलेटर से ये सोल्व कर लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एनवी ऑफ 25.92 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस सर। आ जाएगा, और फिर एनवी ऑफ 25.92 आ गया, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस रेंज से, रेंज कैसे आएगी, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा, आई थिंक आएगा 0.0000009, यस सर। इससे इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो नंबर आएगा वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose energy is between these two। क्लियर है क्या? यस सर। तो ऐसे आप बोल्ट्जमैन यस डिस्ट्रीब्यूशन सर। लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं कि एक रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लाई करती है, ठीक है जी। अब इसको क्लियरली लिख लेते हैं, आप लोग लिख लेना, मैं लिख रहा हूँ साथ में, नंबर डेंसिटी, एनवी ऑफ ई, ठीक है, इस अब ये है मेरे पास, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये मेरा क्या है, बोल्ट्जमैन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है जी, और इसी क्वांटिटी को हम और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहां से ये कैलकुलेट करते हैं और फिर हमें पता चलता है एनवी इंटू डीई क्या है, एनवी इंटू डीई हमें क्या देता है,
It is the number of molecules per unit volume with energy। ये एक यूनिट वॉल्यूम में आते हैं। किस में आते हैं बच्चे? एक यूनिट वॉल्यूम में। अगर आपको पूरे सिस्टम में कितने निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, इसको पूरे सिस्टम की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक यूनिट वॉल्यूम के लिए यूज होता है फॉर्मूला। किसका यूज होता है? एक यूनिट वॉल्यूम। हाँ, ये याद रखेंगे। ये जो भी हमने निकाला था एनवी इंटू डी करके, वो एक यूनिट वॉल्यूम के लिए होता है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, एन नोट बता देता हूँ। अब एन नोट क्या है? अगर आप यहाँ पे ई को 0 पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं इस फॉर्मूले में, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, ये जो इक्वेशन है आपकी, इसमें अगर आप ई को 0 पुट कर देते हैं, एनवी ऑफ 0 निकाल देते हैं, तो ई की पावर में -0 आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल ई को अगर 0 पुट करोगे। समझ आ रही है क्या बात? सर ये वाली रिपीट करना बात। देखो यहाँ पे क्या है, ये लिख लिया इतना। यस सर। हाँ ठीक है, ये लिख लिया है ना। अब देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे फॉर्मूले में ई है ना, अगर मैं एनवी ऑफ 0 निकालूंगा, एन नोट वैसे का वैसा ई की पावर -0 बाय में केबीटी होएगा, है ना। ये तो 0 चला गया पूरा। ई की पावर 0 क्या हो गया? यस 1 हो सर। गया। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। यस तो एन नोट से मल्टीप्लाई हो तो कितना आ गया? एन नोट आ गया। तो एनवी ऑफ 0 कितना आ गया बच्चे? एन नोट आ गया। कितना आ गया? एन नोट। अब एन नोट को अगर मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली क्या हो गया, ये नंबर आ गए जिनकी एनर्जी 0 और डी के बीच में है। ई की वैल्यू ई और ई प्लस डी के बीच में देते थे, बस मैंने ई को क्या पुट कर दिया? 0। तो मेरे को पता चल गया 0 और डी के बीच में। समझे? बोलिए। यस सर। तो अगर हमें ये पता चल गया कि जिनकी एनर्जी 0 और डी के बीच में है, तो ये नंबर गैस के लिए पता होना चाहिए आपको। अगर ये पता है, मान लीजिए आप वैल्यू निकालना चाहते थे 20.59 25.0002 के बीच में निकालना चाहते थे, है ना। तो इनके बीच में रेंज कितनी है? इनके बीच में रेंज है 0.00002। ठीक है जी, इतने की रेंज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी जीरो एनर्जी समझते हो? 0 जूल से लेके 0.00002 जूल के बीच में। ये पहले ही पता होना चाहिए आपको, उसी रेंज के डिफरेंस में। क्लियर है क्या बात? यस सर। ये बात क्लियर हो रही है? तो एन नोट आपको पता होना चाहिए। एन नोट पहले पता होगा तब आप निकाल सकते हैं। ये दो भी तभी वैलिड है। तो अगर आपने कोई भी रेंज, ऐसा नहीं है कि आपको एन नोट पता है इस रेंज के लिए, एन नोट पता है इस रेंज के लिए 0.002 के लिए, और आप निकाल सकते हैं 0.005 के लिए, नहीं निकाल सकते। तो एक ही गैस के लिए जिस रेंज के लिए आप निकालना चाहते हो ना, उसके हिसाब से अलग अलग एन नोट देने पड़ेंगे, और वो एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? सर इसमें डीई क्या है? डी बच्चे रेंज है ना, एनर्जी ई से लेके ई प्लस डी ई, एनर्जी का कितना चेंज हुआ, इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी। ओके सर। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये चीज क्लियर है तो ये लिख लिया था आप लोगों ने, ये भी लिख लीजिए, एन नोट इंटू डी it is a number of molecules per unit volume having energy between E equal to 0 and E equal to DE। ठीक है, बस सीधी सी बात है कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें ये बताता है कि इन एनर्जी के बीच में कितनी आएंगी, उसके लिए एन नोट पता होना चाहिए। और एन नोट अलग अलग रेंज के लिए और अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग ही आएगा। ठीक है, उस रेंज की डिस्टेंस के लिए अलग अलग निकलेगा। अगर आपने रेंज चेंज कर दी तो एन नोट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी सेम गैस के लिए। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ ना, कोई भी कांस्टेंट होता है तो वो सिचुएशन के हिसाब से कांस्टेंट होता है। कुछ ही कांस्टेंट है जो हर जगह कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं। तो ये कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? रेंज पे डिपेंड करता है। जिस रेंज के लिए फॉर्मूला लगा रहे हो उसके हिसाब से ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यंग मॉडुलस तो सर मटेरियल के वॉल्यूम हिसाब के से बाद चेंज हो क्या जाता है। लिखा है? किसके बाद? वॉल्यूम के बाद हैविंग एनर्जी बिटवीन E equal to 0 and E equal to DE।
ओके सर। ठीक है जी, अब आगे बढ़े। अब आगे हम बात करने वाले यस स्पीड, सर। आगे हम बात करने वाले स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की। ये अभी हमने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, किसका किया है? एनर्जी का। अब करेंगे स्पीड का। अब हम ये जानना चाहते हैं, सपोज करो कि कितने मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड है 400 मीटर पर सेकंड और 401 मीटर पर सेकंड के बीच में। अगर आप ऐसे जानना चाह रहे हैं तो आप कैसे जान लेंगे? ठीक है, ऑब्वियसली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, तो स्पीड भी डिपेंड करनी चाहिए। ठीक है, अब इस इन दोनों के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये जानना चाहेंगे। ऑब्वियसली 400 से नीचे भी होंगे और 400 410 के बीच में भी होंगे, ऊपर भी होंगे कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना है कि इस रेंज में कितने होंगे, बोलिए। ओके सर। यस सर। ठीक है, अब इसके लिए हम यूज करते हैं बच्चे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यूज करते हैं? मैक्सवेल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए इक्वेशन क्या है, उसके लिए इक्वेशन देख लीजिए भैया क्या है। उसके लिए इक्वेशन थोड़ी सी देखने में है गंदी, ठीक है, थोड़ी सी देखने में है गंदी, लेकिन मैं लिख देता हूँ फिर भी। 4 पाई कैपिटल एन जानते हैं क्या है? और बोल दो कोई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। स्मॉल एम एम नॉट क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एम नॉट एन नोट कहाँ है? एन नोट तो लिखा ही नहीं मैंने। ये नहीं पता सर। एम नोट बच्चे मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। ओके, सर उसको तो एम से डिनोट नहीं करते थे। एम से भी करते हैं, एम नोट से भी कर देते वो हैं। भी कैपिटल एम से है। नहीं, कैपिटल एम से तो कभी नहीं किया, कैपिटल एम से तो मास ऑफ गैस करते थे बच्चे, स्मॉल एम से करते थे। आपको एम से करना है, आप एम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एम से ही कर लेते हैं, ये लीजिए एम ओके नोट सर। वाला, ये लीजिए एम से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, के भी जानते हैं आप लोग, इसके कांस्टेंट जान लीजिए। कैपिटल एन जानते हैं, ये भी एक कांस्टेंट है, ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितना गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। के भी आप जानते हैं क्या है। कैपिटल टी भी जानते हैं आप लोग क्या है। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना मैं बताऊंगा, अभी इसके फॉर्मूला समझ लीजिए पहले। 2 बाई के भी जानते हैं क्या है। कैपिटल टी जानते हैं टेम्परेचर है, कि पावर 3/2 कर देंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं। वी क्या है? ये फंक्शन अलग अलग वी के लिए अलग अलग निकलेगा, अलग अलग, जैसे पिछले वाला फंक्शन भी अलग अलग किसके लिए निकल रहा था, अलग अलग एनर्जी के लिए अलग अलग निकल रहा था ना। निकला था कि नहीं निकला था? यस सर। निकला था। उसमें हम क्या करते थे, एनवी, उसमें क्या करते थे, एनवी एक ई के लिए निकाल देते, ऐसे इसमें एनवी एक स्पीड के लिए निकलेगा, ठीक है। एनवी एक किसके लिए निकलेगा? स्पीड के लिए स्पीड। निकलेगा, अलग अलग स्पीड के लिए। वही स्पीड यहाँ पुट हो जाएगी जिस स्पीड पे आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो फंक्शन को, ठीक है। और ई की पावर में माइनस एम भी कांस्टेंट है, फिर से मास ऑफ मॉलिक्यूल। वी जिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं 2 kBt, बाकी सब कांस्टेंट है, दिख रहा है ना। यस सर। ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। यही सर जो फॉर्मूला है आपने जो इसका। 400 मीटर पर सेकंड स्पीड ली थी, तो फिर आप इसमें 400 मीटर पर सेकंड स्पीड पुट करोगे वी में? अभी बताऊंगा मैं कैसे करूंगा, रुक जाओ। ठीक। अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या करोगे। देखो, हमें एक रेंज के लिए निकालना है, अभी भी किसके लिए निकालना है? किसके लिए निकालना है? रेंज। रेंज के लिए, अभी भी एक रेंज के लिए चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज कीजिए एन, एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या है? एन टोटल नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड v और v प्लस dv के बीच में, जैसे पहले e और e प्लस dv कर रहा था ना मैं, यस सर। ठीक है। तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ यस सर। ये कितने हैं, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, 400 मीटर पर सेकंड और 401 मीटर सेकंड के बीच में निकालना है, बोलिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यस इसको सर। 400 मीटर सेकंड पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि कोमल ने बोला था, आई थिंक कोमल ने बोला था। यस सर। हाँ, तो ये कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद क्या होगा, अच्छा मेरे ख्याल से वो भी खत्म होने वाला है अपना ना, क्या बोलते हैं, टाइम खत्म होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं अगली लिंक भेजूंगा आप लोगों को। तो हमारी 3 मतलब 2 घंटे की क्लास थी, 120 मिनट की, तो 40-40 की होती है इसमें लेंथ जूम पे, ठीक है। तो उसकी 40-40 की होती है, तो हम 3 सेशन रख लेंगे, 4 3 120 मिनट्स विद 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। अरे हाँ बोल दो कोई। सर इसमें ओके सर, इसमें जो 400 मीटर पर सेकंड आपने जो स्पीड ली थी, तो इसमें हाँ, आपने ये भी कहा था कि 400 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऊपर भी होंगे मॉलिक्यूल्स, वो कैसे ऊपर होंगे? भी होंगे नीचे भी होंगे। मैंने तो कोई रैंडम स्पीड पिक कर ली ना, मॉलिक्यूल्स